डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको AIU रिसर्च कॉर्नर प्रोग्राम की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम एक मुनफ़रिद प्रोग्राम है और बड़ा इंटरेस्टिंग है और सबसे देखा और सुना जाने वाला प्रोग्राम है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया कि जो डिफरेंट रिसर्च स्कॉलर्स हैं पूरी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो अपनी रिसर्च को यहाँ पे आएँ और डिटेल के साथ प्रेजेंट करें कि उनके रिसर्च के एरियाज़ कौन कौन से थे और उन्होंने कौन कौन से रिसर्च के प्रोसेसेस अडॉप्ट किए, डाटा एनालिसिस कैसे किए, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे डेवलप किए और फर्दर जो गैप्स हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए वो आपसे शेयर करें। इसी सिलसिले की कड़ी में आज हमारे साथ जो रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं वो मोहम्मद इमरान नज़ीर हैं, जो कि MPhil स्पेशल एजुकेशन के एलुमनाई हैं। मोहम्मद इमरान नज़ीर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मोहम्मद इमरान नज़ीर प्रेजेंटली PhD स्कॉलर हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से और इनकी स्पेशलिटी जो है वो विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रंस हैं और इस वक्त वो म्यूज़िक टीचर भी हैं नेशनल स्पेशल एजुकेशन सेंटर में, जो कि PHEC के लिए जो एक सेंटर बना हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आपका MPhil का रिसर्च का टॉपिक क्या था। सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू यू AIOU एंड डिपार्टमेंट ऑफ IET कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरी जो MPhil की जो रिसर्च थी उसका टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक टीचिंग ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अच्छा नज़ीर इमरान, ये बताएं कि ये जो टॉपिक है, ज़ाहिर है मुझे ऐसे फीलिंग आई है क्योंकि आप म्यूज़िक टीचर भी हैं, तो आपने ये आइडिया कैसे कंसीव किया कि म्यूज़िक जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है जो बच्चों के कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर, तो ये कैसे आइडिया परसीव किया आपने? सर, जब मैंने M.Ed का लिया स्पेशल एजुकेशन में और मेरा म्यूज़िक का एक्सपीरियंस भी 7-8 साल हो चुका था, तो मैंने इस चीज़ को जो है वो बड़ा डीपली जो है वो ऑब्ज़र्व किया कि ये म्यूज़िक जो है वो इन बच्चों को खाली जो है वो अम्यूज़मेंट के लिए, इनके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। मैं इन बच्चों को जो वर्ड सिखाता हूँ या मैं इन बच्चों को जो एक्शन सिखाता हूँ, तो ये उन सारी चीज़ों को भी साथ साथ जो अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये एक आइडिया ड्यूरिंग MPhil मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि वाई नॉट एज अ म्यूज़िक टीचर, जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, इसको लेके हमारे यहाँ जो है वो इन बच्चों के लिए किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सही है। फिर तो आपने रीडिंग्स की और फिर आपने लिटरेचर पढ़ा, आर्टिकल्स रिलेटेड पढ़े, तो आपको ये एक आइडिया कंसीव हो गया कि यस, म्यूज़िक जो है वो एक ऐसा टूल है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर टीचिंग के अंदर लाया जाए स्पेशली विद स्पेशल चिल्ड्रंस, तो वो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकता है। अच्छा, ये बेस्ड ऑन योर कंसेप्शन जो आपने आइडिया कंसीव किया और आपने फिर उसमें से जो लिटरेचर के अंदर से गैप्स आइडेंटिफाई किए, उसकी बेस पे आपने कौन से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फिर लिखे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिसर्चेस जो मुझे हमारे यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें मुझे ये बात जो है वो फील हुई कि ये हमारे बच्चे जो हैं वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है कि जब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो एनहांस होंगी तो देन ये बच्चे जो ऑटोमेटिकली दे विल मूव टुवर्ड्स द अदर डेवलपमेंटल एरियाज़। उनकी मॉरल डेवलपमेंट होगी, उनकी सोशल डेवलपमेंट होगी। तो ऑब्जेक्टिव जो थे हमारे यही थे कि हमने जो है वो इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक जो है वो टीचिंग का वो हमने देखना था कि फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे म्यूज़िक की क्लासेस लेते हैं वर्सेस नॉन म्यूज़िक चिल्ड्रन, इन दोनों को हम ग्रुप्स में जो कंपेयर हमने करना था कि क्या उन पे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, अगर पड़ा तो कितना पड़ा। सही है। बेसिकली जिन बच्चों ने म्यूज़िक से पढ़ा उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और जिन बच्चों ने म्यूज़िक विदाउट म्यूज़िक पढ़ा उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को आपने कंपेयर किया और देखा कि म्यूज़िक ने किन किन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे कितना इफेक्ट डाला है। अच्छा, ये इस रिसर्च को, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने जो मेथडोलॉजी यूज़ की या रिसर्च का जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया, उसमें आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या था? हमारा रिसर्च डिज़ाइन जो था वो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च था। ठीक है। क्योंकि वो स्टूडेंट्स हमने वो ग्रुप्स लिए थे जो कि ऑलरेडी म्यूज़िक की क्लासेस अटेंड कर रहे थे फॉर एटलीस्ट 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ दे हैव टेकन द क्लासेस ऑफ म्यूज़िक। एक वो ग्रुप और एक वो ग्रुप जो है जिन बच्चों ने म्यूज़िक की क्लासेस नहीं ली फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। सही।
डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर करता चलूँ। कॉजल कंपैरेटिव जो रिसर्च होती है उसमें हम काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप डिटरमिन करते हैं, लेकिन काज और इफ़ेक्ट जो है जो नेचुरल सेटिंग के अंदर मौजूद होती है हम उसी को ही एक्सप्लोर करके, आइडेंटिफाई करके या एग्जामिन करके हम काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में भी हम काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप ही डिटरमिन करते हैं, लेकिन जो काज होती है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको रिसर्चर खुद मैनिपुलेट करता है, जबकि कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में रिसर्चर जो है वो काज को मैनिपुलेट नहीं करता, बल्कि वो काज और इफेक्ट का डाटा लेता है और उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो डिटरमिन करता है। अच्छा सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक डिज़ाइन लिया जिसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने म्यूज़िक पढ़ा हुआ था उन्हीं की आपने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मेजर की, आपने म्यूज़िक की इंटरवेंशन खुद नहीं की, ठीक है। अच्छा, इसको करने के लिए आपने जो पॉपुलेशन और सैंपल लिया वो कौन से लोग थे? हमने इसमें जो कि स्पेशल बच्चों की जो है वो हमारी सारी स्टडी है, तो हमने 3 तरह की डिसेबिलिटी जो वो ली थी। एक फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन, एक विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन और तीसरा हमारा जो इंटेलेक्चुअली डिलेड जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और हमने सिर्फ वही इंस्टीट्यूट जो है वो सेलेक्ट किए थे जहाँ पे एक तो इन बच्चों की जो है वो म्यूज़िक की क्लासेस हो रही थी, तो क्योंकि म्यूज़िक की क्लासेस जो है वो हर इंस्टीट्यूट में जो वो इसकी जो है वो नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे कि ये फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रंस कौन से होते हैं, विजुअली हैंडीकैप, और आपने थर्ड जो है वो कौन सा लिया? इंटेलेक्चुअल जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई डिसेबिलिटी है, तो ये स्टूडेंट्स को ज़रा क्लियर करें कि ये क्या हैं, किस टाइप के ये बच्चे होते हैं। सर, ये जो 2 पहली डिसेबिलिटीज़ हैं ये विजिबल डिसेबिलिटी हैं, विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन और फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आगे फर्दर इनके भी आगे 2 मेजर टाइप्स हैं कि एक लीगली टोटल ब्लाइंड होते हैं और एक पार्शियली साइटेड होते हैं। अगर किसी की विजन 20/200 हो वो जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड कहलाता है, टोटल ब्लाइंड जिसे हम कहते हैं। अगर किसी की विजन जो है 20/70 हो तो उसे हम पार्शियली साइटेड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं इनको जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं एक वजह से, और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, ठीक है। आगे फर्दर इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम सीपी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, फिर फर्दर सीपी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो मुख्तलिफ टाइप्स में डाईप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, यानी जनरली जो फिजिकल हैंडीकैप है वो चिल्ड्रन हैं जिनके फिजिकल पार्ट्स के साथ कोई इशू है, या मेंटली अगर उनके साथ, जैसे न्यूरो की आपने बात की, तो वो भी फिजिकल बेसिकली पार्ट है जिसको डैमेज है या टोटली वो जो है ना पार्ट ख़राब है, वो फिजिकली हैंडीकैप। एग्जैक्टली। अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो सीपी जो है वो बच्चे जो होते हैं ना उनमें जो ये इस तरह का जो प्रॉब्लम जो है वो समटाइम देखा जाता है कि अदरवाइज जिसका बाज़ दफ़ा हम देखते हैं किसी का हाथ नहीं है तो वो फिजिकल डिसेबल हो गया, पाँव नहीं है तो उसका फिजिकल डिसेबल हो गया, तो यानी फिजिकली कहीं से भी कोई डैमेज है जो ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र भी आ रहा है तो उसको हम फिजिकल हैंडीकैप के उसमें कैटेगरी में। और लास्टली आपने इंटेलेक्चुअली डिलेड, ये स्टूडेंट्स है वो ये भी फर्दर 2 तरह के होते हैं, एजुकेबल, नॉन एजुकेबल, ठीक है। तीसरी भी एक टाइप्स होती है जिससे हम कस्टोडियल जो स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो एजुकेबल वही है जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, जिनको किसी हद तक जो है वो हम डेली लिविंग स्किल जो है वो या एजुकेशन समटाइम माइल्ड लेवल के बच्चे 4 क्लास तक या 6 क्लास तक उनकी एजुकेशन हो सकती है। और नॉन एजुकेबल वो होते हैं जिनको हम टू सम एक्सटेंट जो है वो सिर्फ डेली लिविंग स्किल्स ही उनको इतना ही इंडिपेंडेंट बना दें कि वो मतलब चेंज कर सकें, टॉयलेट ट्रेंड हो सकें और छोटी छोटी उनको डेली लिविंग स्किल्स आ सकें। सही हो गया। तो आपका टारगेट बेसिकली वो उन स्कूलों के बच्चे थे जहाँ पे म्यूज़िक की क्लासेस जो है ना वो ऑलरेडी हो रही थी। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, आपने जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए कोई कौन सा टूल यूज़ किया? इधर सर्वे टूल था, लिकर टाइप था, या कोई टेस्ट था? हमने सर 2 टूल यूज़ किए थे, क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिले स्टूडेंट्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू फिजिकल और विजुअल जो है वो इनकी जो है वो कॉग्निशन लेवल डेफिनेटली या इनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। इसके लिए हमारा एक इदारा है NISE के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उन्होंने करिकुलम डिज़ाइन किया। उस करिकुलम की डिफरेंट डोमेन्स में से एक डोमेन जो कॉग्निटिव स्किल्स की वो हमने ली। फिर फर्दर कॉग्निटिव स्किल्स की जो डोमेन्स हैं उसमें से भी हमने जो है वो इनकी जो है वो सॉर्टिंग, इनकी क्लासिफिकेशन, ऑडिटरी मेमोरी, विजुअल मेमोरी, कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़, ये हमने कुछ एरियाज़ उसके लिए। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा टूल था वो था विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए और फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए। वो हमने सॉल्यूशन इंटेलिजेंस टेस्ट का ट्रांसलेटेड वर्जन जो है
उसमें से हमने जो है डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की स्किल्स के ऊपर हमने जो है 23 आइटम्स को हमने लिया था उनकी एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए। ये जो है वो लिकर टाइप स्केल था, और जो पहले वाला है वो जो है वो क्लोज एंडेड जो है वो हमने क्वेश्चनर बनाया था 17 आइटम्स का। सही हो गया। अच्छा, इन टूल्स की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी का कोई प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया, इंश्योर किया उसको? जी, हमने एक्सपर्ट्स के साथ जो है वो उसको जो है वो हमने वैलिडेट करवाया। ओके। हाँ जी, और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद जो है वो इसकी हमने रिलायबिलिटी निकाली थी। दैट वाज क्रोन बैक अल्फ़ा जो है वो 0.768 समथिंग था। सही। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इंश्योर करना ज़रूरी है, और इसके लिए स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा जो है ना वो थीसिस के अंदर या मुख्तलिफ़ जगहों पे लिख देते हैं कि जी उन्होंने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की, कंटेंट वैलिडिटी की या कंकरेंट वैलिडिटी की। तो अगर आप कोई भी वैलिडिटी की टाइप्स लिखते हैं तो उसको आपने फिर एलेबोरेट करके लिखना है कि अगर आपने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ली तो आपने कौन कौन सा प्रोसीजर या कौन कौन से स्टेप्स किए, अगर आपने कंकरेंट वैलिडिटी की तो उसके कौन से स्टेप्स किए। ठीक है। इसी तरह अगर आप रिलायबिलिटी मालूम कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी हम दो एंगल में देखेंगे, या तो हम कंसिस्टेंसी देख रहे होते हैं या फिर स्टेबिलिटी देख रहे होते हैं। तो आपने जब भी किसी टूल को रिलायबल चेक करना है तो आप पहले ये क्लियर करें कि क्या आप उस टूल के आइटम्स के अंदर कंसिस्टेंसी देख रहे हैं या उस टूल की जो है वो स्टेबिलिटी देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए भी टेस्ट रीटेस्ट है, KR20 है, क्रोन बैक अल्फ़ा है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है। तो आप डिपेंड करता है कि आपका फोकस क्या है या आपका पर्पस क्या है रिलायबिलिटी मालूम करने का। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी फाइंडिंग्स क्या रही हैं? हमारी फाइंडिंग जो है वो देखिए, म्यूज़िक सीखने की या समझने की एबिलिटी जो है वो हर किसी में नहीं होती। सही। ये गॉड गिफ्टेड है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों में एज़ कम्पेयर टू अदर डिसेबिलिटीज़ इनमें बाय डिफ़ॉल्ट ये एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। सही है। तो सबसे ज़्यादा हमें जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों में बेहतर लगी उन बच्चों के लिए जो कि बच्चे म्यूज़िक जो है वो सीखते हैं। उसमें से भी हमने ये देखा कि जो क्वान्टिटेटिव एबिलिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अदर डिसेबिलिटीज़। सही। और ओवरऑल जो हमारे पास इन दो टूल्स में से हमने जो देखा वो इंटेलेक्चुअली डिलेड स्टूडेंट्स का जो मीन स्कोर जो है वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू टूल 2 से, और उनकी भी जो है कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर आई थी बाकी सब स्किल से कंपैरिजन करके। सही। अच्छा, बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स और बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद योर रिसर्च, आप क्या समझते हैं कि आप कौन से एरियाज़ हैं जो फर्दर जो है एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, फर्दर उनके ऊपर रिसर्च हो सकती है जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आपकी रिसर्च से रिलेटेड? सर, एक बात तो ये है कि ये म्यूज़िक जो है वो, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि नॉट ओनली फॉर स्पीच थेरापिस्ट प्लस फिजियोथेरापिस्ट के लिए भी बड़ा यूज़फुल है। अगर कोई एक ऐसा जो है वो, जो हमारे यहाँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ, एक ऐसा जो है वो सेशन कंडक्ट किया जाए जिसमें म्यूज़िक टीचर प्लस स्पीच थेरापिस्ट प्लस फिजियोथेरापिस्ट ये सभी हों, या वो लोग भी म्यूज़िक को एज ए टूल लेके इन बच्चों की स्पीच को बेहतर बनाने के लिए और इनकी फाइन मोटर स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए, लाइक म्यूज़िक बजाना, ड्रम बजाना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, या जब हम इन बच्चों को मुख्तलिफ जो है वो कंपोजिशन प्रोनाउंस कराना, तो इससे इनकी स्पीच और इनकी फाइन मोटर स्किल्स भी जो है इम्प्रूव करती हैं। यानी हम जो न्यू रिसर्चर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि म्यूज़िक को एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज एन टूल लेते हुए और एक इंटरवेंशन कर लें और बच्चों की स्पीच को इम्प्रूव करने में और उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में एक उसका इफेक्ट देख सकते हैं कि क्या वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है या किस तरह इफेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और चूंकि हमने ये वाली जो की थी, हमने काजल कंपैरेटिव की थी, हमने खुद से इंटरवेंशन नहीं दी थी, और इन फ्यूचर मैं चाहूँगा कि ये जो हमने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे काम किया, इसको जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की तरफ लेकर जाएँ, ताकि जो हमारे पास ये बच्चे हैं इस टाइम पता चले कि जी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थ्रू म्यूज़िक इनके ऊपर कितना जो है वो इसका इफ़ेक्ट्स आते हैं, और अगर होते हैं तो इन फ्यूचर इसको डेफिनेटली इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही। अच्छा, आखिर में इमरान, आप ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के साथ अपना कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? आपने एमफिल किया और अब आप PhD स्कॉलर भी हैं, और कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या आपकी लर्निंग हुई, वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सर, मेरे तजर्बात जो है बहुत ही अच्छे रहे। एमफिल में देखें, वक्त के साथ साथ हर बंदा सीखता ही जाता है, और हदीस शरीफ भी ये है कि इल्म हासिल करो गोद से गोद तक।
एग्जैक्टली यही हो रहा है। मैंने एमफिल में जो मेरा एक्सपीरियंस था उस टाइम अलग था, नाउ आई एम पीएचडी स्कॉलर। तो मैंने रिसर्च के वाले से, मैंने लिटरेचर के बारे से, मुझे पहले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज था, ये रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और आइटम्स को सिलेक्शन करने में, और ख़ास तौर पे डाटा एनालिसिस का जिसका मुझे इतना ज़्यादा नहीं उस वक्त पता था। तो हमने वक्त के साथ साथ इन सारी चीज़ों का बहुत सीखा, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे टीचर्स का, पूरी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का बड़ा रोल है। हमने बहुत सी वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, हमने ऑनलाइन कोर्सेज़ अटेंड किए हैं, जिसका हमें जहाँ जहाँ पे मौका मिलता गया और हमारे टीचर्स हमें गाइड करते गए, तो हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च। एक AIUU जो है वो आपको एमफिल और PhD लेवल पे, मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी रिसर्च सिखाने के लिए कोई और इंस्टीट्यूट मेरे मुताबिक तो नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया इमरान नज़ीर साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने डिटेल के साथ आपकी जो रिसर्च की डायनामिक्स थी और डायमेंशंस थी वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ बातें रिपीट कर दूँ। नंबर एक, जैसे इमरान साहब ने कहा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो आप ज़रूर करें, और डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, देखिए म्यूज़िक जो है, जैसे उन्होंने कंसेप्चुअली बिल्ड किया लिटरेचर से कि जो म्यूज़िक है वो डिफरेंट जो डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने में जो है वो इफ़ेक्टिव है या एक हेल्प कर सकता है। तो हमें इन 3 डिसेबिलिटीज़ के अलावा जो बाकी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स के ऊपर भी इसको कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो लॉन्च करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ये एक बात बड़े इसको पुरज़ोर अंदाज में यूँ कह दूँ कि देखें, अगर लिटरेचर मौजूद नहीं है तो हम क्वालिटेटिव रिसर्चेस करते हैं, ठीक है, और जब हमारे पास बेस लाइन बेसिक रिसर्चेस आ जाती हैं तो उन्हीं क्वालिटेटिव रिसर्चेस की बेस के ऊपर हम फर्दर जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ का डाटा आता है तो फिर हम कोरिलेशनल स्टडीज़ करते हैं। कोरिलेशनल स्टडीज़ हो जाती हैं तो फिर हम कॉजल कंपैरेटिव रिसर्चेस करते हैं। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्चेस हमें लिटरेचर में मिलती हैं तो फिर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस की तरफ जाते हैं। तो जब भी हम कोई रिसर्च करने जाएं तो हम एक बैकग्राउंड लिटरेचर को ज़रूर स्टडी करें और इन डेप्थ लिटरेचर को पढ़ें और वहाँ से डायमेंशंस लें, वहाँ से डायरेक्शंस लें। आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिराइव होने चाहिए लिटरेचर से। इसी तलकीन के साथ, इसी नसीहत के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पास से बस गुजरी, सबने सीटी बजाई, हम सब पीछे दौड़े, बस को देखते रह गए। हमारे ये स्पेशल बच्चे जिनका ताल्लुक है अल-फराबी नेशनल स्पेशल एजुकेशन सेंटर फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन से, कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान। शुक्रिया पाकिस्तान।